स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सोलो मॉडल के बारे में पढ़ाने वाला हूं। सोलो मॉडल, जिसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और लैंडमार्क मॉडल समझा जाता है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी जो है उसका ये मेन मॉडल है, पूरी थ्योरी इस पर डिपेंड है। इस मॉडल में टाइम टू टाइम चेंजेस आए हैं, इसको रिफाइन किया गया है और बाद में इसी को बेसिस मानते हुए जो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी है वो डेवलप हुई है। तो आइए जानते हैं सोलो मॉडल के बारे में। इस मॉडल का पहले इंट्रोडक्शन देख लीजिए। बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इस मॉडल के पीछे वो ये है कि इकोनॉमी में कुछ इनकम अर्नर्स होते हैं, वो इनकम अर्न करते हैं और उस इनकम का एक पार्ट तो कंजम्पशन पर स्पेंड करते हैं और सेकंड पार्ट जो है इनकम का वो सेविंग के फॉर्म में जनरेट करते हैं। यही सेविंग्स जो है तो ट्रांसलेट होती हैं इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में और फिर वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं कैपिटल स्टॉक की फॉर्म में। ये जो कैपिटल एक्यूमुलेशन का प्रोसेस है ये चलता रहता है और इसकी वजह से इकोनॉमी में एक स्टॉक क्रिएट होता है कैपिटल इनपुट्स का। ये जो कैपिटल इनपुट है ये ड्यूरेबल होता है नेचर में, इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं इस कैपिटल स्टॉक के और ये ग्रोथ प्रोसेस को असिस्ट करता रहता है। ये जो स्टेप्स हैं ये आपने देखे अभी, 4 स्टेप्स। इसमें इंपॉर्टेंट रोल डेप्रिसिएशन का भी होता है, क्योंकि जो ये कैपिटल एक्यूमुलेशन हुआ है, ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये कैपिटल स्टॉक रिड्यूस भी होता है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, हिंदी में जिसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है? बेसिकली डेप्रिसिएशन होता है वेयर एंड टियर, यानी कि स्टॉक ऑफ कैपिटल में घिसावट की वजह से होने वाली कमी। वेयर एंड टियर इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ इट्स नॉर्मल यूज। तो डेप्रिसिएशन की वजह से स्टॉक ऑफ कैपिटल कम होता है, लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट की वजह से ये स्टॉक ऑफ कैपिटल जो है ये इंक्रीज भी होता रहता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में 2 प्राइमरी इनपुट्स हैं और वो जो प्राइमरी इनपुट्स हैं वो है कैपिटल एंड लेबर। अगर हम ये मान लें कि इकोनॉमी में इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं, इंटरमीडिएट इनपुट जो हैं वो अबंडेंट हैं, कोई शॉर्टेज नहीं है उनकी, तो उसके बाद में किसी भी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी डिपेंड करेगी कि ये जो 2 इनपुट्स हैं कैपिटल एंड लेबर, इनकी क्वांटिटी कितनी है, इनकी क्वालिटी कैसी है और इनका यूटिलाइजेशन जो है इन प्राइमरी इनपुट्स का किस तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सोलो मॉडल के बिहाइंड। एंड नाउ मूव टू द बेसिक assumptions ऑफ सोलो मॉडल। सोलो मॉडल जो कि रॉबर्ट मेर्टन सोलो के द्वारा 1956 में दिया गया था और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी जो है उसका बेसिस है। ये इसमें हम अज्यूम करते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही प्रोडक्शन फंक्शन है, एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन मान लेते हैं, यानी एक ही कंपोजिट गुड है, उसके लिए एक ही सिंगल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और जो इनपुट्स हैं, लेबर की जो यूनिट्स हैं वो सारी होमोजीनियस हैं, कैपिटल की यूनिट्स जो हैं वो सारी होमोजीनियस हैं, यानी कि ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर आर इक्वली एफिशिएंट, ऑल द यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर इक्वली एफिशिएंट और इकोनॉमी में सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्शन फंक्शन है जिसके थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये बेसिक अजम्पशंस हैं सोलो मॉडल की जिन पर ये डिपेंड करता है मॉडल। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो प्रोडक्शन फंक्शन है सोलो मॉडल में जिसको यूज किया जाता है उसका स्ट्रक्चर समझते हैं हम पहले। यहाँ हमने देखा कि ये एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है वाई टी इज इक्वल टू एफ के टी ए टी एंड एल टी। फंक्शनल फॉर्म अगर स्टूडेंट समझते हैं तो ये बहुत आसान है यहाँ समझना कि y इज अ फंक्शन ऑफ k, a एंड l। ये 3 हमारे यहाँ वेरिएबल हैं k, a एंड l। एंड टाइम जो है, टाइम बेसिकली डिनोट करता है, ये t जो डिनोट करता है ये टाइम को, यानी टाइम के साथ में ये वेरिएबल्स कैसे चेंज होते हैं और एंड ओवर द टाइम जो इन वेरिएबल्स में ये जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं 1, 2 एंड 3, इनमें ओवर द टाइम जो चेंजेस हैं
उनकी वजह से जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ओवर द टाइम वो कैसे चेंज होता है। तो यहाँ y which is output, k which is capital, a technology coefficient, l labor। टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट ए जो है वो मैं आपको बता दूं, इकोनॉमी में at any point of time the level of technology is basically depicted here by a। so a depicts the level of technological progress in any economy। तो y यानी जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट। एक और इंपॉर्टेंट बात कि ए एल हम बोलते हैं, ए एल दैट मीन्स ए multiplied by L। So this multiplicative means effective labor। Students, you can understand that L here is, as you see, labor, and A, as you can see, is technology coefficient, and AL is basically labor multiplied by technology coefficient, that is effective labor। So if there is improvement in technology, then we can say that this AL can be increased because of an improvement in L, यानी population या labor force जिसे हम कहते हैं, population increase हो जाए साथ में labor force increase हो जाए, so this effective labor will be increased, या फिर technology में improvement हो जाए, then also this effective labor can be increased। So ultimately we can refine this production function in this form: yt is equal to f kt alt। that means output is a function of what? Capital and the effective labor units at any point of time। So this is the basic structure of the production function which is used in Solow model। So now we shall move on to another assumption of the Solow model, which is CRS, that is constant returns to scale। Now, this constant returns to scale is an assumption of Solow model। This means in the earlier production function that we have constructed in Solow model, तो वो जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में जो एक प्रोडक्शन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है उसमें हमने देखा कि y is a function of basically k and al at any point of time। Now, if we multiply both the inputs k and al, if we multiply both inputs by some constant small a, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें दोनों इनपुट फैक्टर्स को, यानी कैपिटल जो था वो अब इन a से मल्टीप्लाई किया a टाइम्स हो गया, दैट इज a k, और al जो है वो भी a टाइम्स हो गया, दैट इज स्मॉल a al। तो हमने इनपुट्स को a टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इनपुट्स को हमने गुणा कर दिया a से, तो उसका आउटपुट पर कितना असर हुआ? आउटपुट भी एग्जैक्टली a टाइम्स हो गया, आउटपुट भी एग्जैक्टली a टाइम्स हो गया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने इनपुट को a टाइम्स किया तो आउटपुट भी हमारा a टाइम्स हो गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल पर कि अगर हम इनपुट्स को किसी एक सर्टेन स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट भी अगर सेम मल्टीपल हो जाता है तो देन दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। नाउ let me clear the screen। now if a is equal to 1 by al, हमने माना कि a जो है वो 1 by al के इक्वल है, 1 अपॉन द इफेक्टिव लेबर यूनिट। तो अब अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ यू कैन सी कि अगर हम कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे a से, सो इट विल बिकम k अपॉन al। इफ यू मल्टीप्लाई दिस वन, द सेकंड इनपुट, it will become al upon al। this can be now changed into this al, so this gives us 1
and if we take 1 upon AL as common, so we get this original function. So we can now learn from this that if we multiply all the input factors with some scalar 1 upon AL, then the output increases with the same multiple 1 upon AL. So again, we have applied this constant returns to scale into the production function of Solow model. Now, using the CRS assumption, the earlier production function can be changed into, हमारा जो ओरिजिनल प्रोडक्शन फंक्शन था वो था y is equal to f k a l. Now, using this constant returns assumption, we can see that if we divide both sides by al, or we can say we multiplied actually both sides with 1 upon al. Now you see that 1 upon al gives you in this form f k upon al and al upon al, and this is basically, now you can see how it is translated, right? Let me clear the screen. Now, y upon al is basically the output per unit of effective labor. I repeat, y upon al, this y upon al is basically output per unit of effective labor, which can be written as small y, and k upon al basically capital per unit of effective labor. As I said in last slide that AL is units of effective labor. So K divided by units of effective labor, यानी कि capital per labor, per effective labor जो है वो उसको हम small k से अगर denote करें, so we can get the function, production function in the form of per effective labor units. Now in this function, as you can see that y, small y is a function of k and 1. 1 here is a scalar. 1 is a scalar. It will not change. So basically, y is a function of k. So the production function is reduced in this form, where this is small y, that is output per unit of effective labor, is a function of capital per unit of effective labor. I repeat, y, small y is equal to f small k is the production function that we are going to follow in the next slides. Now, have a look at the neoclassical production function in diagrammatic form. Students, see in this diagram that we have taken output per unit of effective labor on y-axis and capital per unit of effective labor on x-axis, and this is our basically the production function, which is transformed in the form of a curve. So we have learned that y is equal to fk is the production function. So with increase in the units of capital per effective labor, the output increases. This is depicted in this curve. But the rate of increase, जो इसकी जो आउटपुट के इंक्रीज होने का जो रेट है वो ग्रेजुअली स्लो होता जा रहा है. यू कैन सी कि जो स्लोप है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है और ये जो कर्व है ये फ्लैट होता जा रहा है. इससे हमें क्या पता चलता है? इसमें एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है न्यू क्लासिकल थियोरी का.
हमने अर्लियर अज्यूम किया कि CRS यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू है कैपिटल, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि capital divided by AL gives us the small k, which is actually this one. So if we increase capital but keep the AL constant, if we increase capital, अगर हम कैपिटल को तो इंक्रीज करें लेकिन AL कांस्टेंट रखें यानी यूनिट्स ऑफ इफेक्टिव लेबर को हम कांस्टेंट रखें, तो यू विल फाइंड कि दिस स्मॉल के यानी कैपिटल पर इफेक्टिव लेबर इंक्रीज होता चला जाएगा, ये इंक्रीज होता चला जाएगा। और ये डायग्राम आपको ये एग्जिबिट कर रहा है कि कैसे इंक्रीज इन स्मॉल के साथ में आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन देर आर नो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि आउटपुट बढ़ तो रहा है लेकिन ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रहा है। आउटपुट बढ़ रहा है लेकिन आउटपुट के बढ़ने का जो रेट है वो कैपिटल में इंक्रीज होने के साथ साथ वो कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, एंड the curve is getting flatter and flatter. Now see, so although there are constant returns to capital के लिए तो constant returns हैं लेकिन small k के लिए diminishing returns है, decreasing returns है। और क्यों हुए? क्योंकि हमने AL को constant रखा और k को increase करते चले गए। हमने क्या किया? AL को constant रखा और k को increase किया यानी कैपिटल k को increase किया, तो स्मॉल के इंक्रीज होता चला गया इन दिस डायरेक्शन और इसमें क्या हुआ? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमें अचीव हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस MPK? दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। व्हाट इज द इंक्रीज इन आउटपुट बिकॉज ऑफ 1 यूनिट इंक्रीज इन कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, यानी आउटपुट में कितना इंक्रीज होता है, आउटपुट कितना इंक्रीज होता है अगर कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर 1 यूनिट बढ़ा दी जाए। दैट मींस MPK shows the extra units of output produced for a unit increase in capital per effective labor, यानी कि के स्मॉल के जो है उसमें 1 यूनिट इंक्रीज होने की वजह से आउटपुट में कितना इंक्रीज हो रहा है, स्मॉल y में कितना इंक्रीज हो रहा है, दैट इज MPK। तो MPK क्या है? बेसिकली 2 सक्सेसिव यूनिट्स, यानी कि आउटपुट, जिसे हम आउटपुट क्या है बेसिकली, अब देखिए y इज इक्वल टू FK, ये स्मॉल y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ स्मॉल k। तो अगर k की यूनिट्स हम बढ़ा करके कर दें ऐसे तो y भी अब इंक्रीज हो जाएगा। तो ये y अगर k यूनिट्स के लिए था तो ये y k प्लस 1 यूनिट्स के लिए होगा। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम फाइंड आउट कर लें सो वी विल गेट आउटपुट में इंक्रीज कितना हुआ इनपुट फैक्टर की 1 यूनिट इंक्रीज करने पर, और वही जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल कहलाता है। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं सोलो मॉडल में। एक बहुत ही पॉपुलर सी आइडेंटिटी है which we all know कि y is equal to C plus I, यानी आउटपुट is either consumed or used for investment। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेबर तो हमें जो हमारी RHS और LHS है यानी दोनों साइड जो है उनको हमें 1/AL से डिवाइड करना होगा, वो सॉरी 1/AL से मल्टीप्लाई करना होगा। तो you can see dividing by 1/AL you will get y if you divide y by AL, right? Similarly, if you divide consumption by AL you get small c, and if you divide investment by AL you get small I. That means output per unit of effective labor can either be spent on consumption per effective labor and investment per effective unit of labor.
Now have a look at the diagram. Again on y axis हमने आउटपुट लिया है और x एक्सिस पर हमने कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर लिया है। ये हमारा आउटपुट शो करता है f के प्रोडक्शन फंक्शन। अगेन रिपीट किया हमने यहाँ पे, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा कर्व हमने यहाँ बनाया है, दिस इज इन्वेस्टमेंट। ये कहाँ से आया इन्वेस्टमेंट? इसको देखिए, अगर हम ये अज्यूम कर लें कि हमारा सेविंग रेट जो है वो है स्मॉल s। स्टूडेंट्स, we all know that income can either be consumed or it can be saved. Y is equal to C plus S we have learned. तो अगर हमारा सेविंग रेट जो है S है, यानी इनकम का वो पार्ट जो हम सेव करते हैं वो S से डिफाइन होता है, और जो स्मॉल s है इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। हम अपनी इनकम का 100% और 0% के बीच में सेव करते हैं। सो मल्टीप्लाई दिस विद y means the total income. So this gives us the saving in the economy. Income per unit of effective labor multiplied by saving rate gives us the total saving. अब यहाँ इसमें इम्पोर्टेंट है समझना कि क्योंकि y इज इक्वल टू है c प्लस एस, और यहाँ पर अब आपको समझना है कि कंजम्पशन जो है हमारा, ये देखिए ये कैसे आया हमारे पास। इनकम को या तो हम कंज्यूम कर सकते हैं या हम सेव कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू वाई माइनस एस, और क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं और इफेक्टिव लेबर यूनिट्स में, तो स्मॉल c इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस स्मॉल s। और s क्या है हमारा, सॉरी ये हमारा क्या है, सेविंग। और सेविंग हमें कहाँ से मिलता है, दिस वे। सो होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये हमें कैसे अचीव हुआ, राइट। So if you replace here y minus small s y, you will get 1 minus s and y, which is exactly the same thing. Now have a look at it. Now you can see that y is equal to 1 minus s y, which is basically consumption plus investment. From here we get this. So we have replaced c with this one. I clear the screen and explain it again. Now see, I use it here, and in place of C I use this identity, right? और ये कैसे आई थी, ये I have already explained. And now solving all these, changing the side, we get the final result, that is sy is equal to I. That means saving in the economy equals to investment. Saving in the economy equals investment. So this equation, basically this relation, is the condition necessary for equilibrium in the economy. Now a few more things that you need to learn here before I end up about the Solow model. Let me take you back to the slide of the diagram. Now here a few more things that I need to add here, that MPK, marginal productivity of capital, is positive. MPK is positive. हमें यहाँ ये assume करना है. That means K, when we increase this K, there is an increase in output.
for a single unit increase in capital, there is an increase in output, right? It may increase with lesser amount. Decreasing returns हो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंक्रीज ही होगा, यानी ये कर्व जो है ये ऐसे नीचे की तरफ नहीं जा रहा है. It is not going in this way, right? So MPK is positive but declining. तो MPK क्या है? पॉजिटिव तो है, कम भी हो रहा है, लेकिन माइनस नहीं है, राइट? उसके अलावा K is equal to 0. The tangent to the production function is a vertical line. जो प्रोडक्शन फंक्शन है इस पर अगर हम कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें, राइट, दिस वे is a vertical line which implies that MPK is equal to infinity. और ये कहाँ? जहाँ K is equal to 0 है. अगर यहाँ हम करें तो this is basically the line which tells us कि जो हमारा MPK है वो infinity है. As K rises, the production function becomes flatter. तो यहाँ क्या है, ये वर्टिकल है बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे K इंक्रीज होगा, 0 से आगे बढ़ेगा, as it increases, तो K will basically, उसका जो स्लोप है वो कम 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 होता चला जाएगा, फ्लैटर होता चला जाएगा ये कर्व, राइट? सोलो मॉडल assumes other inputs like beside K, L and A, यानी कैपिटल, लेबर एंड इफेक्टिव लेबर, जो हमारा टेक्नोलॉजी कोएफिशिएंट है, उनके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं वे इंपॉर्टेंट नहीं है सोलो मॉडल में. These are the basic assumptions here, right? So that is all about the construction of the Solow model. Next video में you will learn about the steady state. You will learn about the steady state in the next video. So that is all about Solow model.